हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एमपीपीएससी का साइंस और पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं आपको कृषि उत्पादन की तकनीकों के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, कृषि उत्पादन की तकनीकों से एक या दो क्वेश्चन एमपीपीएससी में बिल्कुल पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही ध्यान से आपको पूरे वीडियो को देखना है और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करना है ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कृषि उत्पादन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कृषि हमारा देश जो है ये कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में हर व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कृषि के ऊपर डिपेंडेड है। जैसे कि हर व्यक्ति के दादा दादी कृषि करते होंगे या फिर उनके नाना नानी कृषि करते होंगे या फिर कोई लोग कृषि करते होंगे, यानी कि सभी लोगों का संबंध गांव से, कृषि से, और हमारा देश वैसे भी कृषि प्रधान देश है। तो दोस्तों, आज हम इसी जमीन की तह से जुड़े हुए टॉपिक कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं और यहाँ से एमपीपीएससी में क्वेश्चंस बनते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को भी कृषि के बारे में ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कृषि उत्पादन की तकनीक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में कृषि उत्पादन को हम दो भागों में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में दो प्रकार की मुख्य रूप से कृषियाँ की जाती है। एक होती है परंपरागत कृषि और दूसरी होती है आधुनिक कृषि। तो दोस्तों, परंपरागत कृषि जो होती है यह बेसिकली जो लोग जिन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, गांव के लोग जो होते हैं वो परंपरागत कृषि करते हैं, जिसमें वे लोग अपने हल चलाते हैं और अनाज की बुआई करते हैं और उचित समय पर आने पर उसका रोपा लगाते हैं और धान की खेती भी की जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बालाघाट जिले से हूं और हमारे देश में मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा धान की खेती होती है, छत्तीसगढ़ में भी होती है और आसाम में भी होती है और पश्चिम बंगाल में भी होती है। लेकिन धान की खेती मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बैतूल में और बालाघाट में की जाती है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर बहुत सारे किसान जो होते हैं वो परंपरागत कृषि को अपनाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आधुनिक कृषि को भी तेजी से अपनाया जा रहा है और भारतीय कृषि आधुनिक कृषि की ओर अग्रसर है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा परंपरागत कृषि उत्पादन तकनीकों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो परंपरागत कृषि उत्पादन तकनीक जो होती है इसके लिए किसी विशेष साइंटिफिक नॉलेज या फिर विशेष प्रकार के उपकरणों व मशीन व खाद्य पदार्थों व उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधे साधे गोबर की खाद को डाल दिया जाता है और उसके साथ ही गाँव का जो हरा अपशिष्ट कचरा होता है उसे भी कई बार खेतों में डाल दिया जाता है और साधारण तरीके से फसलों की, अनाजों की बुआई की जाती है और उचित समय पर उसकी रोपाई करके फसल का उत्पादन लिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगता है, ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाया जाता है, इसीलिए इसमें होने वाला उत्पादन भी जो होता है वो लिमिटेड होता है। तो दोस्तों, परंपरागत कृषि में परिवर्तन लाना वर्तमान समय के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय लोगों ने आधुनिक कृषि की ओर अपने कदमों को बढ़ाया है। भारत में वर्तमान समय में पंजाब में सबसे ज़्यादा आधुनिक कृषि की ओर बढ़ावा दिया गया है और इसी कारण से पंजाब ने भारत में अनाज उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश को भी कई बार 5-6 बार कृषि क्रमण पुरस्कार दिया जा चुका है। तो दोस्तों, परंपरागत कृषि उतनी ज़्यादा लाभप्रद नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख कृषि विधियों के बारे में। तो इसमें प्रमुख कृषि विधियां हैं जैसे कि परती छोड़ना। कई लोग जो होते हैं अपने खेत में एक बार फसल बोते हैं और 1-2 साल के लिए खेत को खाली छोड़ देते हैं। इस प्रकार की जो घटना होती है इसे परती छोड़ना कहा जाता है। गांव में इसे पड़ियाव कहते हैं दोस्तों, पड़ियाव पे रख दिया है खेत को। इसके अलावा दोस्तों, दूसरे टाइप की जो कृषि होती है उसे चक्रीय कृषि कहा जाता है। कई लोग जो है इस समय में अपने खेत में चना अलसी लगाए हुए हैं, जब वो चना अलसी की कटाई करेंगे तो वहाँ फिर गेहूं लगा देंगे या धान लगा देंगे, और कई लोगों ने तो लगा भी दिया है दोस्तों। तो इस तरह से जो एक फसल के बाद दूसरी फसल को लगाना ही क्रॉप रोटेशन या फसल चक्रण कहलाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि निरंतर एक ही फसल को लगाने से भूमि में उर्वरक पदार्थों की कमी हो जाती है और हम अगर फसलों को बदल कर लगाते हैं तो उस पोषक पदार्थ की पूर्ति हो जाती है और बाद में फिर वही फसल लगाते हैं तो अच्छा उत्पादन होता है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरे टाइप की जो कृषि विधि होती है उसे द्विफसली विधि कहा जाता है। इसमें एक साथ 2 फसलों को लगाया जाता है जिनके पकने का टाइम अलग अलग होता है, यानी एक फसल को पहले काट लिया जाता है, दूसरी फसल को बाद में काट लिया जाता है। इसके बाद मिश्रित कृषि होती है दोस्तों। मिश्रित कृषि में भी 2 हम अलग अलग प्रकार की फसलों को एक साथ बो सकते हैं, जैसे कि चना और गेहूँ।
इसके अलावा दोस्तों बहुफसलीय खेती, तो कई बार जो होता है दोस्तों किसान जो होता है अपने खेत में 2 से अधिक फसलों को बो देता है, तो इस प्रकार की सिचुएशन को जो है बहुफसलीय या मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं सबसे पहले आपको परती छोड़ना या चक्रीय कृषि विधि के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से ये जो दोनों विधियां होती है ये भूमि में उर्वरा पदार्थों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार विधि होती है। यह वह विधि होती है जिसका उपयोग अगर हम बार बार एक ही फसल को बोए तो मिट्टी में कुछ पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित होता है। तो फसल उत्पादन के प्रभाव को कम करने के लिए ही फसल को परती छोड़ दिया जाता है और कृषि चक्रीय विधि को अपनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हल्की मिट्टियों के संबंध में जहां पोषक पदार्थों की बहुत कमी होती है उन्हें ज़्यादातर परती छोड़ दिया जाता है और 1-1, 2-2 साल बाद ही वहां से फसलें निकाली जाती है। इसके अलावा दोस्तों उर्वरा भूमि पर 2 या 3 फसलें एक साथ निकाली जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे चक्रीय फसल विधि की। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है कि क्रॉप रोटेशन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि किसी विशेष पोषक पदार्थ की कमी घटी को फिर से रिकवर करने के लिए जो फसल चक्रण की विधि अपनाई जाती है उसे क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। ज़्यादातर हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में चना, गेहूं और उसके बाद में मटर, फल्ली भी लगाई जाती है और लखोड़ी की दाल भी लगाई जाती है दोस्तों, जिससे क्रॉप रोटेशन हो जाता है और भोज्य पदार्थ में होने वाले पोषक पदार्थों की कमी से जिससे फसल उत्पादन प्रभावित होता है उसकी भी पूर्ति हो जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों तंबाकू, गन्ना आदि में भारी मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है। इन्हें काटने से बाद खेत में बचे खाद का उपयोग करने के लिए अनाज वाली फसलें लगाई जाती है। इस तरह से भारत में और मध्य प्रदेश में चक्रीय फसल का उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों चक्रीय कृषि के ऊपर। तो दोस्तों जब हम एक फसल के बाद दूसरी फसल के बाद तीसरी फसल, यानी कि भूमि को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ते हैं, एक के बाद एक काम उसे देते जाते हैं, तो इस प्रकार की खेती को चक्रीय खेती कहा जाता है। चक्रीय खेती करने से हमारे भूमि में जो पोषक पदार्थ होते हैं वो फिर से रिकवर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हम जो है अच्छे और उत्तम प्रकार की उत्पादन को ले सकते हैं। और दोस्तों उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग कर सकते हैं और हमें ज़्यादा भी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि उससे भूमि में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और गेंडवार यानी कि केंचुए भी खत्म हो जाते हैं, जो कि किसान के मित्र कहे जाते हैं। तो एमपीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि किसान मित्र कौन होते हैं। तो ये केंचुए होते हैं जो कि संघ एनालिडा के होते हैं, जो कि मैंने आपको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में पढ़ा दिया है, आप मेरे बायोलॉजी की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा जिन मिट्टी में कृत्रिम रूप से अच्छी मात्रा में जो उर्वरक डाले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों कि उसे परती छोड़ना जरूरी नहीं होता है। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों मिश्रित खेती के बारे में। दोस्तों भारत में अनेकों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है और हर प्रकार की मिट्टी में विशेष प्रकार की फसलें बोई जाती है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों भारत में और विशेषकर मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर कपास की खेती खंडवा और खरगोन में बहुत ज़्यादा की जाती है। एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आता है कि काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि बालाघाट जिले में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है और इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा मूंगफली की खेती खरगोन जिले में होती है और सबसे ज़्यादा जो गन्ने की खेती है वो यूपी में होती है दोस्तों। और बहुत सारे फैक्ट हैं जो मैं आज आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों मिश्रित कृषि क्या होती है? जब हम किसी एक भूमि पर अलग अलग प्रकार की फसलें बोते हैं और वो अलग अलग समय पर काटी जाती है, तो इसे मिश्रित खेती कहा जाता है। मिश्रित खेती से ये फायदा होता है कि किसान को अधिक मात्रा में आवक होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा जल्दी पकने वाली फसलों में मूंगफली, कपास या दलहन। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आता है कि सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे भारत का 60 से 70% जो सोयाबीन उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में किया जाता है और
सबसे ज़्यादा जो है मालवा प्रदेश में सोयाबीन की खेती की जाती है, और बालाघाट जिले के समीप में छिंदवाड़ा जिला है, वहाँ पर भी सोयाबीन की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। और सोयाबीन का तेल जो होता है दोस्तों वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। और दोस्तों मूंगफली का तेल भी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। तो भारत में मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा बालाघाट जिले में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है, जो कि उत्तम क्वालिटी का बांस होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ पर बहुत ही उत्तम क्वालिटी का बांस भी होता है बालाघाट जिले में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक साथ विभिन्न फसलों को उगाने पर जलवायु का असर अलग अलग होता है, और मिश्रित कृषि से उत्पादन और मूल्य की अनिश्चितता से बहुत हद तक बचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे द्विफसलीय कृषि के ऊपर। तो दोस्तों जब किसान बेचारा थक जाता है एक ही फसल बो बो के, तो उसे लगता है कि उसे एक और फसल बो लेना चाहिए, और वो दो फसलों को एक साथ बोता है, जिससे कि उसे उसकी आवक में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है। तो इससे भूमि की उर्वरता भी बनाए रहती है, और इससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी किया जा सकता है। तो दोस्तों चने को हमारे देश में मध्य प्रदेश में जो ठंड के दिनों में चने की खेती की जाती है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चने की खेती में उतना प्रॉफिट तो होता नहीं है, पर लगाया क्यों जाता है। दोस्तों चने की जड़ों में लेगुमिनस नामक एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया राइजोबियम पाया जाता है, जो कि एजोटोबैक्टर और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि जड़ों में लेगुमिनस प्रजाति के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिसके कारण फिर वो जड़ें जो है अंदर ही गड़ी रह जाती है। और फिर जब हम धान की खेती लगाते हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा कि धान को उत्पादित करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि लोग जो है धान की फसल में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यूरिया को डालते हैं, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यूरिया जो होता है उसमें 46% नाइट्रोजन होता है, जो कि धान के उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और चने की खेती के बाद अगर धान की खेती लगाते हैं, तो धान की फसल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। इसके अलावा जो है बहुत सारी फसलें उगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे बहुफसलीय कृषि के ऊपर। तो किसान जो है जल प्रबंधन तकनीक के कारण भारत में अब तक साल में 3 फसलों को उपजाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जिसे हम बहुफसलीय कृषि कहते हैं। क्योंकि कई बार किसान को पानी की कमी हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा मात्रा में पानी लगने वाली फसल को वह नहीं उगाता है, और ऐसी सिचुएशन में उसे बहुफसलीय लगाना होता है। जैसे कि गेहूं के साथ चक्रीय विधि से हम अमेरिकी कपास कम समय में तैयार होने वाला लगा सकते हैं। इसे ही बहुफसलीय कृषि का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे रिले कृषि। तो रिले कृषि का मतलब ये होता है दोस्तों कि खड़ी फसल के नीचे एक फसल बोई जाती है, यानी कि भूमि को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ा जाता है, उस पर फसल पे फसल, फसल पे फसल, फसल पे फसल लगाई जाती है। इसे ही रिले कृषि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में। दोस्तों जिस तरह से हर चीज में परिवर्तन जरूरी है, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन से ही जीवन में कुछ नया किया जा सकता है। अगर हम रोज सुबह उठकर प्राणायाम करें, तो उससे हमारे शरीर में नई एनर्जी का विकास होता है और नई एनर्जी का प्रवाह होता है। तो परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों जीवन में परिवर्तन काफी जरूरी है। आप लोगों को भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आधुनिक कृषि में हम पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, मशरूम संवर्धन और तो दोस्तों यहां से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पशुपालन जो है दोस्तों हमारे देश का परंपरागत व्यवसाय है। आदिमानव ने सबसे पहले पशुओं को पालना चालू किया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बंद छोड़कर एक स्थान पर रहकर खेती करना चालू किया। और दोस्तों पशुपालन जो है यह कृषक के लिए एक अतिरिक्त आय का माध्यम हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों मुर्गी पालन होता है, जिसे कि हम
मुर्गी पालन जो होता है जिसे हम पोल्ट्री के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा मत्स्य पालन जो होता है दोस्तों ये भी भारत में काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता है और मशरूम संवर्धन भी किया जाता है। तो मशरूम एक प्रकार का कवक होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है और यह खाने से हमारे शरीर में नए अंगों का निर्माण होता है और हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों मशरूम का उपयोग जो है कई लोग जो है उसे सुखा कर रखते हैं और बाद में उसे जो है प्रोटीन पाउडर के रूप में भी करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मशरूम का उपयोग जो है कई प्रकार के शक्तिवर्धक टॉनिकों और पाउडर में भी किया जाता है। प्रोटीन वाले डिब्बों में भी उसका कुछ मात्रा होती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य भोजन के उत्पादों के रूप में दूध, मांस, मछली, अंडे, मशरूम इत्यादि को भी हम लोग उत्पादित करके कृषक जो है अपना एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है। तो दोस्तों कृषि में आधुनिक उत्पादन की तकनीकों के अंतर्गत हम अंडा, मछली उत्पादन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन इत्यादि के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मीट के उत्पादन के लिए भी जो है आधुनिक कृषि उत्पादन काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन को पोल्ट्री फार्म भी कहा जाता है। दोस्तों मुर्गी पालन शब्द का प्रयोग बतख व मुर्गी जैसे पक्षियों को पालने में किया जाता है। इसमें अंडे व मांस प्राप्त होता है। मुर्गी पालन थोड़े समय में ही काफी ज्यादा मात्रा में मुर्गियां अपनी संख्या बढ़ा लेती है और 6 महीने में ही काफी ज्यादा आपको पैसों की इनकम होती है। तो दोस्तों मुर्गी पालन काफी अच्छा होता है, इसके अंडे भी काफी पौष्टिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे भारतीय मुर्गी जो होती है दोस्तों वो अच्छी गुणवत्ता का उसका मांस पाया जाता है और हमारे भारत में मुर्गी पालन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है झाबुआ जिले में कड़कनाथ का मुर्गा पाया जाता है और मुर्गियां पाई जाती है। जो कड़कनाथ का मांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होता है। कड़कनाथ जो होता है दोस्तों उसका जो खून होता है वो काले रंग का होता है और सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो कड़कनाथ जो है वो झाबुआ जिले में पाया जाता है, झाबुआ अलीराजपुर में पाया जाता है। तो दोस्तों इसे जीआई टैग भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाहर के कुछ देशों की विशिष्टतम किस्मों के मुकाबले इसमें बीमारियों की लड़ने की क्षमता स्वाभाविकता कम होती है। जब बर्ड फ्लू फैलता है तो काफ़ी मात्रा में मुर्गियां मर जाती है, इन्हें दफना दिया जाता है। और हमारे देश में जब कोरोना वायरस आया था तब भी कई मुर्गियों को दफना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे मशरूम या खुम्बी की कृषि। तो दोस्तों मशरूम जो होता है ये कई समय तक खराब नहीं होता है, इसे जो है सुखा करके प्रोटीन पाउडर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। मशरूम एक प्रकार का कवक होता है जिसका उपयोग जो है प्रोटीन उत्पादन के लिए या प्रोटीन के रूप में लिया जाता है। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, लेकिन हमारे कचरे या फिर बांस के पौधे या जंगलों में सूखी लकड़ी जहाँ हम जला देते हैं वहाँ पर ये मशरूम उगती है और बरसात के दिनों में जब बिजली कड़कती है तो मशरूम का उत्पादन ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मशरूमों में अनेक खाने की किस्में भारत में उपलब्ध है जिसका उपयोग जो है लोग बड़े चाव से खाते हैं। बालाघाट जिले में भी पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा मशरूम का उत्पादन होता है जो कि लांजी में बेची जाती है, बैयर में बेची जाती है और सिवनी जिले में भी बहुत मशरूम खाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन की। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है एमपीपीएससी में कि मधुमक्खी पालन को किस नाम से जानते हैं। तो एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन कहा जाता है, इससे शहद का उत्पादन किया जाता है और शहद जो होता है दोस्तों, शहद उत्तम शहद की ये पहचान होती है कि उसे अगर कांच के ग्लास में अगर डाला जाता है तो एक पतला तार बना लेता है, लेकिन अगर वो शहद में मिलावट होती है तो वो पतला तार जो है धीरे धीरे फीका होने लगता है और वो मिट्टी में घुल जाता है, पानी में घुल जाता है और वो पतला तार दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से आप जो है असली शहद और नकली शहद की भी पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मधुमक्खी पालन के 3 लाभ क्या है मधुमक्खी पालन से। एक तो हमको शहद जैसे मूल्यवान पदार्थ प्राप्त होते हैं, वही शहद जो बच्चों को चटाया जाता है और उसमें अगर काली मिर्च का थोड़ा चूर्ण डाल दिया जाए तो हमारी खांसी भी बंद हो जाती है, या फिर उसमें हम लौंग कुचल के डाल दें तो उससे भी खांसी बंद हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इस मधुमक्खी से मोम भी प्राप्त होता है जो कि कई उद्योगों में इंडस्ट्रियल यूज में आता है। इसके अलावा दोस्तों मधुमक्खियाँ जो होती है ये परागण के अच्छे एजेंट होते हैं, यानी कि परागण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों मधुमक्खी भारत में मछली पालन और जलीय कृषि भी की जाती है, यानी कि सिंघाड़ों का उत्पादन किया जाता है, जई का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों भारत जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ की जो सीमा है तटीय क्षेत्र से लगी हुई है, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम और कोलकाता में बहुत ज़्यादा मछली पालन किया जाता है और मछलियों को पकड़ा जाता है। तो भारत का एक लंबा समुद्र तट होने के कारण यहाँ पर भारत एक बहुत बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों दुनिया के बहुत से भागों में जो है इसे जो है दोस्तों पीसी कल्चर भी कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को मछली पालन को एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि मछली पालन को क्या कहा जाता है या किस नाम से जानते हैं। तो मछली पालन को हम पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं और जलीय कृषि को एक्वा कल्चर के नाम से जानते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा ऐसे जलीय क्षेत्र जहाँ
मछली पालन व्यावसायिक रूप से होता है उन्हें कृत्रिम मत्स्यिकी का नाम या आर्टिफिशियल फिशरीज कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मछलियों की उत्पत्ति, पालन पोषण व उनके उत्पादन में फसल, ये किसानों की अतिरिक्त आय का भी साधन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा भारत में मध्य प्रदेश में कई गवर्नमेंट योजनाएं चल रही है, जैसे मीनाक्षी तालाब योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को अनुदान दिया जाता है और वो अपने खेत में जो है 5 से 6 मीटर गहरा बड़ा बड़ा टैंक बना सकते हैं और वहाँ मछली पालन करके अतिरिक्त आय कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे समुद्र मत्स्यिकी की। तो भारत के जिन समुद्र तट पर मछलियाँ पकड़ी जाती है जैसे कि मैकरेल, सार्डिन, कैटीफिश, ये जो है मत्स्य पालन के काफ़ी ज़्यादा अच्छे उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा केरल के तटों पर मछलियाँ पकड़ी जाती है, आप लोगों ने गाना देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अलवण जल या अंतःस्थलीय मत्स्य केंद्र। तो दोस्तों ये मछलियाँ नदियों और सिंचाई से प्रयुक्त नालों व झीलों, टैंकों आदि में पाई जाती है, जैसे रोहू, कतला, मिस्टस। तो ये जो होता है दोस्तों अलवणीय जल, यानी कि नदियों में पाया जाने वाला जल, यहाँ पर जो मछलियाँ पकड़ी जाती है इन्हें अंतःस्थलीय मत्स्य केंद्र कहा जाता है और यहाँ पर रोहू, कतला जैसी मछलियाँ पकड़ी जाती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे बालाघाट जिले में तेकाड़ी तालाब में भी काफ़ी अच्छी मछलियाँ पकड़ी जाती है, जिसे बोरी के बाजार में बेचा जाता है। कभी आइएगा, हमारे बोरी के बाजार का जो मछली बाजार है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे ज्वार नदी की। तो दोस्तों ये उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ नदी का पानी व समुद्र का पानी मिश्रित हो जाता है, जैसे कि लैगून, तटीय झील, डेल्टा चैनल आदि। ये प्राय बंगाल व केरल जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा विभिन्न कृषि उत्पादन तकनीकों का लेक्चर। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और विज्ञान और पर्यावरण का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं आपके लिए नया लेक्चर लेके आने वाला हूँ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज दोस्तों।